हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। चलिए, तो अब हम शुरू करने वाले हैं आज कैटायंस। जी हाँ, कैटायंस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर दो हिस्से होते हैं, एक एनायन और एक कैटायन। तो आज हम बात करेंगे कैटायन के टेस्ट की। और जो कैटायन होते हैं उनके दो तरह से टेस्ट किए जाते हैं, एक होता है आपका ड्राई टेस्ट और एक होता है आपका वेट टेस्ट। क्या बोला, जल्दी बताओ। मैंने पहला सवाल अगर आपसे पूछे तो चलो बोला टिक कर देंगे, नहीं कर देंगे? ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट, दो तरह के टेस्ट होते हैं कैटायन के। क्लियर? अब ड्राई टेस्ट कौन कौन से होते हैं वो हमें आपको बताना है। पहला होगा फ्लेम टेस्ट, दूसरा होगा बोरेक्स बीड टेस्ट, तीसरा होगा फॉस्फेट बीड टेस्ट, चौथा होगा आपका सोडियम कार्बोनेट बीड टेस्ट, और पांचवा होता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। तो आपसे अगर ड्राई टेस्ट की बात करेगा तो ड्राई टेस्ट हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि भाई फ्लेम टेस्ट होता है, बोरिक्स बीट टेस्ट होता है, फिर सोडियम फॉस्फेट बीट टेस्ट होता है, फिर सोडियम कार्बोनेट बीट टेस्ट होता है, और फिर कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट होता है। तो अब यहाँ पर पहला सवाल कि फ्लेम टेस्ट किसके लिए होगा, तो फ्लेम टेस्ट होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो चलिए, पहला सवाल तो आ गया हमारा। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि भाई फ्लेम टेस्ट किसके लिए करते हैं बताओ, तो टिक कर देना फटाक से। कौन सा? एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? एस ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? बहुत आसानी से आप आंसर टिक कर सकते हैं। अब आया बीड टेस्ट। ये बीड, ये बीड, ये बीड, ये जो तीनों बीड टेस्ट होते हैं वो बीड टेस्ट डी ब्लॉक कलर्ड एलिमेंट जो होंगे उनके लिए करते हैं, यानी कि ऐसे एलिमेंट जो अपना कलर दिखा सकते हैं उनके लिए किया जाता है बीड टेस्ट। ठीक है? और ये जो बचा है आपका कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट, वो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट तीनों के लिए किया जाता है। क्या बोला जल्दी बताओ मैंने? ये एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए किया जाता है। जैसे कुछ ऐसे एस ब्लॉक होंगे जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते, क्लियर, लाइक बेरिलियम मैग्नीशियम। कुछ ऐसे बीड टेस्ट नहीं देने वाले डी ब्लॉक एलिमेंट होंगे, लाइक जिंक। अब जिंक में तो D10 आएगा ना, कलर थोड़ी होगा। हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था कि D10 अगर किसी का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उसमें कलर नहीं आता है। तो ऐसा वाला बीड टेस्ट कैसे देगा, तो उसके लिए फिर आएगा ये कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। क्लियर सबको? तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए भी आ सकता है। इसमें हम पहला वाला टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं, हम फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट से पहले हमें फ्लेम पढ़नी पड़ेगी कि आखिर ये फ्लेम होती क्या है।
चलिए, ये होती है हमारी फ्लेम, देखने में बड़ी सुंदर सी लग रही है, हाँ है ना। अब सुंदर है भाई, सुंदर है तो सुंदर तो लगेगी ना, है। तो चलिए देखिए अब कैसे बनाते हैं इसको, मैं थोड़ा सा फील दिलाता हूँ। हम लोग लैब में जाते हैं, लैब में जाने पर हमें वहाँ क्या दिखाई देता है, स्प्रिट लैम्प। वो स्प्रिट लैम्प पे ऐसे ऐसे बोल्ट होता है, उसको घुमाया तो आपके अंदर से एक बत्ती बाहर निकलती है। स्प्रिट लैम्प पे से बत्ती बाहर निकली, वो केरोसिन में डूबी होती है, केरोसिन में से वो बत्ती बाहर निकली, ये बत्ती है वो। अब इस बत्ती पे हमने ये लगा दी माचिस, माचिस लगाते एकदम फ्लेम बढ़ी। ये जो फ्लेम बनी, इस फ्लेम के ये टॉप हिस्सा जो है, इस टॉप हिस्से के चारों तरफ ऑक्सीजन है। यहाँ देखो, ये ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है, चारों तरफ ऑक्सीजन है, इसलिए इस वाली जगह का नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आकर के कोई भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन है वहाँ पे, ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगी, इसलिए इसका नाम होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये बत्ती डूबी हुई थी किसमें, केरोसिन में। अभी केरोसिन से बाहर निकली है, केरोसिन से बाहर निकली तो केरोसिन ये होगा नहीं होगा, केरोसिन का मतलब होगा वहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स। कार्बन पार्टिकल क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि नहीं है यहाँ पे, कार्बन है तो यानी कि यहाँ जो भी आएगा वो रिड्यूस हो सकता है, इसलिए अंदर वाली जो फ्लेम है वो रिड्यूसिंग फ्लेम कहलाती है। ठीक है, दो जगह आ गई आपको, एक आपके माइंड में बैठ गई, ऊपर वाली जो फ्लेम है वो कौन सी भैया, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये जो छोटी वाली ये कौन सी भैया, रिड्यूसिंग फ्लेम। अब भैया को मालूम है कि हर फ्लेम में दो हिस्से होंगे, एक अपर एक लोअर, ये हिस्सा अपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये हिस्सा लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ये अपर रिड्यूसिंग फ्लेम, ये वाला हिस्सा लोअर रिड्यूसिंग फ्लेम। अब हमें ये भी पता है कि अगर फ्लेम है तो कोई ऐसा हिस्सा तो होगा जहाँ सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा फ्लेम में, और कहीं ऐसा होगा जहाँ सबसे लो टेम्परेचर होगा। तो जहाँ से ओरिजिन हुआ है फ्लेम का, वहाँ तो सबसे कम टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर जोन। और ये जो टॉप दिख रहा है, इस टॉप के ऊपर यहाँ इस हिस्से में, ये बिल्कुल आपका की पॉइंट दे रहा हूँ, ये टॉप है ना, इस टॉप के ऊपर ये जो हिस्सा होगा, ये आपका क्या कहलाता है, हायर टेम्परेचर जोन। क्या कहलाएगा, हायर टेम्परेचर जोन। अब देखो फील लो, दो तरह की फ्लेम, एक ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, एक रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के दो हिस्से, अपर रिड्यूसिंग, लोअर रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग फ्लेम के भी दो हिस्से, अपर रिड्यूसिंग, लोअर रिड्यूसिंग। और हाई टेम्परेचर जोन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोन में टेम्परेचर होगा वहाँ पे, और एक लो टेम्परेचर जोन। लो टेम्परेचर जोन जहाँ से ओरिजिन हुआ है, लो टेम्परेचर जोन जहाँ से ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ये आपकी फ्लेम होती है। तो ये दिमाग में बैठ गई आपके अच्छे से, आई होप। अब आप इस फ्लेम को दिमाग में बिठा लो, अब हम फ्लेम टेस्ट चालू करते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं फ्लेम टेस्ट। फ्लेम टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लैब में जाते हैं। तो फ्लेम टेस्ट करने के लिए जब हम सबसे पहले लैब में जाएंगे, तो लैब में जाने पर देखो क्या होगा, लैब में जैसे एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हमें एक प्लेटिनम वायर मिलेगा। इस प्लेटिनम वायर का एंड पार्ट मोड़ देंगे हम और ये लूप बन जाएगा। अब चाहे लूप बनाओ या मत बनाओ, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये प्लेटिनम वायर लिया, इस प्लेटिनम वायर को लेकर के कंसंट्रेट HCl में डुबोते हैं। कंसंट्रेट HCl में डुबो करके जो फ्लेम का हाईएस्ट टेम्परेचर जोन था, यानी कि जो फ्यूजन जोन था, वहाँ पर इसको हीट करते हैं। कहाँ हीट कर रहे हैं हम इसको, हाईएस्ट टेम्परेचर जोन यानी कि फ्यूजन जोन, वहाँ हीट किया। कब तक हीट करना है, जब तक कि ये कलरलेस नहीं हो जाता। पहला माइंड में डाउट आया कि हमने इसको हीट क्यों किया, और तब तक हीट क्यों किया जब तक ये कलरलेस नहीं हो जाता। तो तब तक हीट क्यों किया, क्योंकि हमसे पहले भी कोई ना कोई टेस्ट करके गया होगा, हमसे पहले भी कोई ना कोई टेस्ट करके गया होगा। और अगर हमसे पहले कोई टेस्ट करके गया होगा तो सोचो, उसका सॉल्ट चिपका हुआ होगा ना भाई इसके ऊपर। तो इसलिए पहली स्टेप क्या होती है, पहली स्टेप होती है कि हम प्लेटिनम वायर लेके उसे कंसंट्रेट HCl में डुबोएंगे। कंसंट्रेट HCl में डुबो के उसे हीट करेंगे फ्यूजन जोन में, जब तक वो कलरलेस नहीं हो जाता। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि हमारे से पहले जो टेस्ट करके गया हो उसका सॉल्ट खत्म हो जाए। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप लिखो, फर्स्ट प्लेटिनम वायर डिप्ड इन कंसंट्रेट HCl। लिखो फर्स्ट
प्लेटिनम वायर डिप्ड इन कंसंट्रेट HCl, dipped in concentrate HCl, dipped in concentrate HCl and heated in fusion zone, and heated in fusion zone until it gets colorless, until it gets colorless. क्लियर? तो हमने पहले इसको क्या किया बताओ, हीट किया, किसमें, फ्यूजन जोन में, ताकि ये कलरलेस हो जाए, तो दूसरे का सॉल्ट तो हट गया। अब उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है, उस सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, उस सेकंड स्टेप में हम करेंगे ये जो प्लेटिनम वायर होगा, इस प्लेटिनम वायर को अगेन हम हमारा जो सॉल्ट है उसमें डिप करेंगे, अगेन कंसंट्रेट HCl में डिप करेंगे, फिर जो सॉल्ट दिया गया उसमें डिप करेंगे, कंसंट्रेट HCl में डिप किया, फिर जो सॉल्ट दिया है उसमें डिप किया। ठीक है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सॉल्ट आपको दिया जाएगा उस सॉल्ट को आपको कन्वर्ट करना है अपने कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट में। क्या कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट में आपको जो भी सॉल्ट दिया जाएगा उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है कॉरस्पॉन्डिंग क्लोराइड सॉल्ट में, क्योंकि क्लोराइड सॉल्ट्स आर मोर वोलेटाइल देन द अदर सॉल्ट, क्योंकि जो क्लोराइड सॉल्ट्स हैं वो मोर वोलेटाइल है अदर सॉल्ट से। जितने भी सॉल्ट है उनसे ज़्यादा वोलेटाइल होंगे, तो फ्लेम टेस्ट में क्या होगा, क्लोराइड बनेगा और वो जल्दी उड़ेगा, और जल्दी उड़ेगा तो फिर फ्लेम टेस्ट आ जाएगा। तो इसलिए पहली स्टेप हम क्या करते हैं कि कंसंट्रेट HCl में डुबोते हैं इस HCl को, फिर प्लेटिनम वायर को, और फिर उसके बाद कंसंट्रेट HCl के बाद हम सॉल्ट के अंदर इसको डिप करते हैं, और डिप करके फिर इसे हीट करते हैं। ठीक है, अब जब हीट करेंगे तो क्या क्या होगा ये देखो आप। सबसे पहले जो क्लोराइड सॉल्ट होगा, वो क्लोराइड सॉल्ट क्या होगा, पहला स्टेप होगा क्लोराइड सॉल्ट उड़ेगा, क्लोराइड सॉल्ट्स इवोपरेट इन फ्लेम, फ्लेम के अंदर उड़ना शुरू हुआ, फ्लेम में उड़ने के बाद फ्लेम का टेम्परेचर आएगा जिससे ये टूट जाएगा। ठीक है, डिकम्पोज इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन। तीसरा स्टेप क्या होगा, ये जो होता है ना कैटायन, ये फ्लेम जो होती है इलेक्ट्रो रिच होती है, फ्लेम जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, ये फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उससे पता लगता है। फ्लेम स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता लगता है कि फ्लेम के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं, तो ये कैटायन इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये एटम में आ जाता है। अब एटम को फिर से हीट मिल रही होती है तो ये एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटेड होने का मतलब इसका जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो 4s में चला गया। अब ये जो 4s में गया तो 4s में आपको पता है अनस्टेबल होगा, यहाँ अनस्टेबल होगा तो क्या होगा, ये वापस अपने लोअर एनर्जी लेवल में आएगा। लोअर एनर्जी में आएगा तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज होगी, वो जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या कहते हैं, फोटोन, H-nu। और इस फोटोन की जो वेवलेंथ होती है वो 589 नैनोमीटर में आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। तो इस 589 नैनोमीटर जो होता है, इस 589 नैनोमीटर का जो कलर है वो होता है गोल्डन येलो। तो यानी कि सोडियम आपको कैसा दिखने लगता है, गोल्डन येलो, क्योंकि ये जो फोटोन है ये तुरंत निकलना चाहेगा ना। समझ गए बात को। तो अब देखो पहला स्टेप कि जब आप उस प्लेटिनम वायर को फ्लेम में हीट करेंगे तो जो क्लोराइड सॉल्ट होगा वो उड़ेगा। तो पहला स्टेप आप नोट करके लिखेंगे, क्लोराइड सॉल्ट इवेपोरेट। दूसरा, इट डिकम्पोज इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैटायन एनायन। तीसरा, कैटायन कन्वर्टेड इनटू एटम बिकॉज फ्लेम इज इलेक्ट्रॉन रिच। फिर एटम गेट्स एक्साइटेड। ठीक है, अब ये एक्साइटेड तो हो गया, उसके बाद इंस्टेंट रिलैक्सेशन। इंस्टेंट रिलैक्सेशन का मतलब होता है तुरंत वो अपना फोटोन निकाल देगा, क्योंकि हाई एनर्जी में स्टेबल नहीं होता है। तो इंस्टेंट रिलैक्सेशन थ्रू इजेक्शन ऑफ फोटोन। और ये फोटोन जो होगा वो जिस वेवलेंथ का होगा उस वेवलेंथ का कलर आएगा। ये इसका मैकेनिज्म होता है जिससे हमें कलर आता है। तो आपको इतना मैकेनिज्म वगैरह कुछ याद नहीं करना है,
आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि यार फ्लेम टेस्ट होता है, उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, वो एस ब्लॉक एलिमेंट अपना फ्लेम टेस्ट देते हैं, ठीक है। अब जो ये दे रहे हैं वो कैसे दे रहे थे, उसका मैकेनिज्म बताया कि पहले क्लोराइड सोल्ट बनता है, वो ऊपर उड़ता है, फिर वो टूटता है, फिर उसमें कैटायन बनता है, वो कैटायन इलेक्ट्रॉन लेता है, वो एटम में आता है, फिर वो एटम वापस से एनर्जी ले रहा होता है जिससे कि वो एक्साइटेड हो जाता है उसका इलेक्ट्रॉन, और एक्साइटेशन को वापस से वो डी एक्साइटेशन में आता है, और डी एक्साइटेशन में जब आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो आ रही है, वेवलेंथ जो आ रही है, जो फोटोन आ रहा है, वो कलर देता है, ठीक है। तो ऐसे आपके कलर आएगा इसका। याद रखा गया। अब अगली बात को ध्यान से सुनना। तो जो हमारे पास एस ब्लॉक की कुछ एलिमेंट होंगे उनके कलर आपको याद रखने, जैसे पहला कार्बाइन रेड, क्लियर। ये आपका लिथियम होगा कार्माइन रेड, कार्माइन रेड, क्रिम्सन रेड भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो कभी ऐसा आ जाए तो आप कोई डाउट मत लाना, ठीक है, एक ही बात होगी दोनों, ठीक, बोल दिया मैंने, एनसीईआरटी में क्रिम्सन रेड लिखा है इसको, बट एक्चुअल कलर होता है कार्माइन रेड। सोडियम का कलर आपको याद हो गया, गोल्डन येलो। पोटेशियम का होता है लाइलेक, लाइलेक कलर को बोलते हैं हम पेल वॉयलेट कलर। रुबिडियम का होता है रेडिश वॉयलेट। तो यहाँ कंफ्यूजन आ जाए तो याद रखना ये आर है, ये आर है, तो रेडिश वॉयलेट कौन सा था, आर वाला, तो पेल वॉयलेट कौन सा होगा, फिर पोटेशियम। क्लियर। तो आर से आर मिलाओ, आंसर पाओ, कंफ्यूजन हटाओ। क्लियर। सीजियम आता है ब्लू, कैल्शियम ब्रिक रेड, स्ट्रांशियम क्रिम्सन रेड, बेरियम एप्पल ग्रीन, और ये आपके ब्लू देते, बट इनके लिए कभी हम फ्लेम टेस्ट नहीं लगाते हैं, नो। क्यों? क्योंकि इनसे प्लेटिनम वायर कोरोड हो जाता है, प्लेटिनम वायर कोरोड हो जाता है। तो अगर प्लेटिनम वायर कोरोड हो गया तो आप सोच सकते हो कि क्या होगा, हमारा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि प्लेटिनम वायर बहुत कॉस्टली होता है। एक और सवाल आएगा कि इतना कॉस्टली होता है तो फिर आप यूज़ क्यों करते हो, तो यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि प्लेटिनम वायर इनर्ट होता है, वो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ये भी नोट करके लिखेंगे कि प्लेटिनम वायर इनर्ट होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए बोलो, इसलिए हम इसे फ्लेम टेस्ट में यूज़ करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए उसको ऑल्टरनेट ढूंढा गया, और ऑल्टरनेट था उसका नाइक्रोम वायर। उसका ऑल्टरनेट क्या था, नाइक्रोम वायर। कौन था ऑल्टरनेट, नाइक्रोम वायर। आजकल हम प्लेटिनम की जगह नाइक्रोम वायर भी ले लेते हैं। नाइक्रोम वायर निकल और क्रोमियम का अलॉय होता है, ठीक है। तो ये दो सवाल भी हो गए। प्लेटिनम वायर कोरोड हो जाता है, कॉस्टली होता है, इसलिए नुकसान। आपको स्कूल में ना तो नाइक्रोम वायर देंगे, ना आपको जो है वो प्लेटिनम वायर देंगे, आपको ग्लास रॉड देंगे और आपको उसी से कहेंगे टेस्ट कर लो। क्योंकि अगर प्लेटिनम वायर मिलेगा तो सानिध्य तो रोज स्कूल जाएगा, जेब में डाल लेगा सारे प्लेटिनम वायर। शरीर भी इतना बड़ा है कि कहीं भी छुप गया पता ही नहीं चल रहा कहीं कहाँ गया प्लेटिनम वायर, और रोज आ रहा है प्रैक्टिकल करना, रोज प्लेटिनम वायर गायब हो रहे, पता ही नहीं चल रहा है स्कूल को, पता लगा स्कूल जो रोड पे आ गया। प्लेटिनम वायर बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए उन्होंने ग्लास रोड देना चालू कर रखा है स्कूल में। ये तो हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, नोट करो इसको फटाफट। चलो
अगला देखो, अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपके 2 नहीं दिख रहे मेरे को। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होते हैं वो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। क्या बोला जल्दी बताओ? बेरिलियम एंड मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते। तो अब आपसे एक सवाल पूछेगा कि यार ये जो बेरिलियम है और जो मैग्नीशियम है ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते क्यों? तो उसका रीज़न आप लिखेंगे ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। देखो आयनाइजेशन अगर एनर्जी हाई होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं कर पाएगा आसानी से। अगर आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी तो इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, इसका मतलब ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा तो एक्साइट ही नहीं करेगा, एक्साइट नहीं करेगा तो वापस डी एक्साइटेशन कैसे होगा? तो आएगा। तो मेन रेस्पॉन्सिबल जो है वो फ्लेम टेस्ट के लिए कौन है? लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आपसे पूछे कि फ्लेम टेस्ट देते हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट, रीज़न पूछे क्यों, तो आप बोलोगे ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। तो लिखो नोट करके, बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट परफॉर्म नहीं करते ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। अब क्या होता है कि कभी कभी एग्जामिनर हमें पोटेशियम और सोडियम का मिक्सचर एक साथ दे देता है। क्या हो जाता है जल्दी बताओ? पोटेशियम एंड सोडियम जो है उसका मिक्सचर दे देता है और आपसे कहता है कि ये मिक्सचर है, अब इसमें बता सोडियम है या नहीं है, पोटेशियम है या नहीं है। तो आपको बताना है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है वो बताता हूँ कि जब आप मिक्सचर में सिर्फ पोटेशियम सोडियम होते गड़बड़ हो सकती है। क्या गड़बड़ होती है कि गोल्डन येलो कलर ऑफ सोडियम, सोडियम का जो गोल्डन येलो कलर है वो काफ़ी लंबे समय तक आपको फ्लेम में दिखता रहता है, जिससे पोटेशियम का लाइलेक कलर अपीयर ही नहीं होता। अब पोटेशियम का लाइलेक कलर अगर अपीयर नहीं होता तो पोटेशियम के लिए आप क्या बोलोगे? पोटेशियम एब्सेंट है। लाइलेक कलर अगर अपीयर नहीं होगा तो आप बोलोगे पोटेशियम एब्सेंट है, तो आपका टेस्ट गलत हो जाएगा क्योंकि वहां तो पोटेशियम भी था। तो इस सिचुएशन में फिर हम कोबाल्ट ग्लास यूज करते हैं। कोबाल्ट ग्लास क्या होता है? जैसे मान लो ये फ्लेम है, ये आपकी आंख है, कोबाल्ट ग्लास, ब्लू ग्लास भी बोलते हैं इसको क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है। कोबाल्ट ग्लास है, ये कोबाल्ट ग्लास होता है, ये ब्लू ग्लास भी होता है। ये आपकी आंख है सपोज। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप नेक्ड आई से देख रहे थे इस फ्लेम में, ये फ्लेम है, तो आप जब यहाँ देख रहे थे नेक्ड आई से, यानी कि ये कोबाल्ट ग्लास नहीं था, इस नेक्ड आई से फ्लेम को देखा तो सोडियम का जो गोल्डन येलो कलर है वो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ दिखाई देता है, जिससे पोटेशियम का जो लाइलेक कलर है वो दिखना बंद हो जाता है, दिखता नहीं है, मतलब अपीयर ही नहीं हो पाता। उस कंडीशन में हम कोबाल्ट ग्लास लेते हैं, क्योंकि कोबाल्ट ग्लास लेने से क्या होता है, जब आंख से हम कोबाल्ट ग्लास में देख रहे होते हैं तो गोल्डन येलो कलर तो एब्जॉर्ब हो जाता है इसी के अंदर, यानी आपको आंख से देखने पर यहाँ कोई गोल्डन येलो कलर तो दिख नहीं रहा, ठीक है। और अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम का जो है वो क्रिम्सन रेड कलर दिखाई देने लग जाता है। तो पहले तो आपने नेक्ड आई से देख ही लिया कि यार गोल्डन येलो कलर है कि नहीं है, ठीक है। फिर कोबाल्ट ग्लास लगा लिया, कोबाल्ट ग्लास लगाते ही वो तो एब्जॉर्ब हो गया सोडियम, तो गोल्डन येलो कलर तो, और पोटेशियम का अगर है तो पोटेशियम का क्रिम्सन रेड कलर दिख जाएगा। क्लियर? लाइलेक कलर होता है, सॉरी यही सोच रहे हो ना, गलत। लाइलेक कलर होता है नेक्ड आई से देखने पर। मैंने आपको बोला है कोबाल्ट ग्लास कलर, यानी ग्लास के अंदर जो कलर दिखेगा वो पोटेशियम का क्या दिखेगा? क्रिम्सन रेड, क्योंकि वेवलेंथ चेंज हो रही है, ग्लास के अंदर तो कलर डिफरेंट ही आएगा ना। तो हर एक एलिमेंट के कोबाल्ट ग्लास कलर भी अलग अलग होते हैं। क्या बोला बता मैंने? हर एक एलिमेंट के कोबाल्ट ग्लास कलर अलग अलग होते हैं। तो कोबाल्ट ग्लास कलर भी अलग अलग होते हैं। तो पोटेशियम का कोबाल्ट ग्लास कलर जो है वो कौन सा है? क्रिम्सन रेड। और यही सिलेबस में, इसलिए सिर्फ यही पढ़ा है अपन ने, ठीक, नोट कर लेना इसको। अच्छा, एक बात और डाउट आएगा कि ये जो फ्लेम
कलर आ रहे हैं हमारे, ये कौन से रीजन में आते हैं, ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग? तो नोट कर लेना, सारे कलर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में दिख रहे हैं हमें। फ्लेम के सारे कलर हम कौन से फ्लेम में देखते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब एक क्वेश्चन आपको ऐसे देगा कि जो KCl है वो आपका है मच मोर वोलेटाइल, CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2 से। KCl जो है वो मच मोर वोलेटाइल है देन द CaCl2, SrCl2 एंड BaCl2। देन KCl जो है वो कहाँ पर अपना टेस्ट दे सकता है? पहला ऑप्शन देगा लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरा ऑप्शन देगा फ्यूजन जोन। दो ऑप्शन दिए उसने, लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और दूसरा फ्यूजन जोन, और पूछा है कि इनमें से कौन तो फ्यूजन जोन में देगा और कौन लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में देगा। सोचो, तो बहुत आसान है, ये देगा लोअर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, क्योंकि ये मच मोर वोलेटाइल है, ये फटाफट ही उड़ जाएगा और अपना कलर दे देगा। लेकिन ये जो है इनको उड़ने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, तो ये आपके जो है वो उड़ने में हाई टेम्परेचर चाहिए, इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे, ये ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे। और ये ज़्यादा टेम्परेचर अगर लेंगे तो सोच सकते हो आपकी, अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर लेंगे तो ये कहाँ पर जाएंगे? ये जाएंगे फ्यूजन जोन में। ये कहाँ जाएंगे? फ्यूजन जोन में। कहाँ जाएंगे? फ्यूजन जोन। ये सवाल अगर आपसे पूछेगा तो बता देंगे। ये होता है आपका फ्लेम टेस्ट। क्या होता है ये? फ्लेम टेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बोरेक्स बीड टेस्ट। बोरेक्स बीट टेस्ट के अंदर बोरेक्स बीड टेस्ट के अंदर ये आपका Na2B4O7.10S2 लिया अपन ने, बोरेक्स क्रिस्टल। बोरेक्स क्रिस्टल लेने के बाद हमने क्या किया? प्लेटिनम वायर लिया और उसका ऐसे लूप बना दिया। इस लूप पे ये क्रिस्टल को रखा, एज्यूम करो ये रख दिया, ये अभी खाली है। तो जब आपने इस क्रिस्टल को इस पर रख करके हीट किया तो सबसे पहले पानी बाहर निकलेगा। पानी बाहर निकलेगा तो ये क्या करेगा? पूरा एरिया कवर कर लेगा, क्योंकि स्वेलिंग आएगी। वाटर बाहर निकलेगा तो क्या आएगी? स्वेलिंग आएगी। इसमें वाटर बाहर निकलेगा तो क्या होगा? स्वेलिंग आएगी। तो स्वेलिंग आते ही कवर कर लेगा एंटायर पोर्शन ऑफ द लूप। स्वेलिंग आएगी, एंटायर कवर कर लेगा पोर्शन ऑफ द लूप, और ये बन जाएगा बोरेक्स Na2B4O7। अब ये Na2B4O7 को फिर हाई टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे तो ये टूट जाएगा। ये टूटेगा सोडियम मेटाबोरेट। और बोरिक एनहाइड्राइड में। सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड में ये जो है वो ट्रांसपेरेंट ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड कहलाती है। मतलब समझे आप? जैसे मान लो आप फ्रेम खरीदने गए दुकान पे चश्मे का जो फ्रेम है आपने लिया, उसमें ग्लास नहीं लगे हुए, अभी ग्लास खाली है। फिर आपने ये क्रिस्टल रख के उसको हीट किया, तो ये बोरेक्स क्रिस्टल ने हीटिंग पर कवर कर लिया उसको चारों तरफ से, और एक कवर करने के बाद आपने इसे और हीट किया तो ये टूट गया NaBO2 और B2O3 में। टूटने के बाद ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, मतलब समझे वो चश्मे में जो ग्लास आपने लगा दिया ना बीच में, ये वो ग्लास कहलाता है बीड। ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, जैसे चश्मे से आप इधर से उधर देख सकते हो वैसे ही ट्रांसपेरेंट होती है बीड। यानी कि ये जो एरिया था,
इस एरिया में वो ग्लास यानी कि कांच बन जाएगा। ये अब बीड कहलाएगी। ये जो प्लेटिनम वायर अब चम्मच देखते हैं ना, चम्मच की तरह हो गया ये, यहाँ पे कुछ भी नहीं गिरेगा। अब इसमें हमारा सॉल्ट जो एग्जामिनर ने दिया है वो रखेंगे ऐसे। अब ये सॉल्ट रख करके हम हीट करेंगे इसको, ठीक है। तो अब सॉल्ट रख के हीट कर रहे हैं, तो अब देखो सॉल्ट रख के हीट करने पर क्या होगा, ठीक है। मान लीजिए हमने एक सॉल्ट लिया है कॉपर सल्फेट, ये एग्जांपल है। अब ये आपने हीट किया तो हीटिंग पर क्या होगा, ये CuO प्लस SO3 बनेगा। ये SO3 आपका क्या होगा, उड़ जाएगा, ये बचा CuO। ये CuO जो है वो इस NaBO2 प्लस B2O3 में से पहले किससे रिएक्ट करेगा, B2O3 से, और बन जाएगा ये कॉपर मेटाबोरेट प्लस CO, ठीक है। और ये जो CO है फिर ये NaBO2 से भी रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा NaCuBO2, ठीक है। ऑर्थो मेटाबोरेट, ये कम बनेगा, ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है। इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो साइड प्रोडक्ट वापस से यहाँ बोरेक्स भी आएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन में आपके पास ये बना है कॉपर मेटाबोरेट, और इस कॉपर मेटाबोरेट का जो है वो कौन सा कलर आ जाता है वहाँ पर, ब्लू कलर। ये आपका नाम इसका है कॉपर मेटाबोरेट, और इस कॉपर मेटाबोरेट का कौन सा कलर होता है, ब्लू कलर। तो ये ब्लू कलर आपको नजर आने लग जाएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन है, हमारा बोरेक्स। और फिर आप इसको क्या करेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में लेके जाएंगे। ये अभी किस में हुआ है अपना, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में रिएक्शन हुई है। अब इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में ले जाएंगे तो रिड्यूस होगा ये, ठीक है। पहले इसको नोट करो फिर बताता हूँ रिड्यूस कैसे होगा, जल्दी। हाँ भाई लिख लिया, चलो आगे देखते हैं। लिखो लिखो जल्दी लिखो। सबने हो गया, चलो। तो सिंपल था। आपसे पहला सवाल पूछेगा कि ऐसा कौन सा सॉल्ट है जिसे हीट करने पर स्वेलिंग आती है, तो आप क्या बोलोगे, भैया बोरेक्स को हीट करने पर स्वेलिंग आती है। स्वेलिंग आती है तो वो कवर कर लेगा एंटायर पोर्शन ऑफ द लूप। एंटायर पोर्शन ऑफ द लूप को जब कवर कर लेगा तो आपके बनेगा ये Na2B4O7। उसको हीट करने पर आपके पास ये बनेगा। अब ये बनने पर आप क्या बोलोगे उसको, सोडियम मेटाबोरेट और B2O3। तो अगला सवाल, बोरेक्स बीड टेस्ट में जो क्रिस्टल लेते हैं वो तो आपको याद रहेगा बोरेक्स। बीड किसकी बनती है, सवाल क्या पूछेगा, बीड किसकी बनती है। तो बीड किसकी बनती है, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड। तो एक सवाल तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, क्या ये ट्रांसपेरेंट है, यस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है। क्या ये ट्रांसपेरेंट है, हाँ ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है। क्या ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। और ये आपका सॉल्ट जो आपने लिया था, ये सॉल्ट को जब हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड और SO3, तो SO3 उड़ गया। ये जो Cu है, अब ये दो चीजें बची थी यहाँ, एक ये और एक ये, तो ये आपके रिएक्ट करेगा B2O3 से, एक तो कॉपर मेटाबोरेट बनाएगा। CO कहाँ से आ गया,
कॉपर मेटाबोरेट बनाएगा, ये तो सिर्फ जुड़े हैं, देखो आप ये हटा देना, CO ये नहीं है, CO कहाँ से आ गया, रिडक्शन तो वही नहीं है, कार्बन तो ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या हुआ, ये इससे जुड़ गया, कॉपर मेटाबोरेट बना, जिसका कौन सा कलर आएगा, ब्लू कलर, और ये इससे जुड़ गया तो ये बन जाएगा ऑर्थो मेटाबोरेट, ये थोड़ा सा बनता है। तो मेजर प्रोडक्ट ये है, कलर इसी की वजह से आ रहा है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। अब इसको कहाँ ले जाएंगे हम, रिड्यूसिंग फ्लेम। अब रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, देखो ये आपका कॉपर मेटाबोरेट है, रिड्यूसिंग फ्लेम है, कार्बन होगा, आया ना। अब इसको रिड्यूस करेगा कार्बन, सोचो क्या होगा, बताओ। तो पहले तो इसको +1 में ले जाएगा, क्यूप्रस मेटाबोरेट, और ये क्यूप्रस मेटाबोरेट फिर से और फर्दर रिड्यूस होगा किसमें, कॉपर में, और ये जो कॉपर है इसका रेड कलर दिखाई देगा, रेड कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, क्लियर। तो कैसे दिखाई देगा बताओ, ये रेड कलर इन रिड्यूसिंग फ्लेम, नोट करो इसको फटाफट। अब अगर हम इसमें एक पैरेलल रिएक्शन और हो सकती है क्या, कि जैसे वो B2O3 से रिएक्शन हुई थी, मेनली B2O3 से बना था ये, और वो जो बन रहा था साइड प्रोडक्ट था वो कौन, क्यूप्रस ऑर्थो मेटाबोरिक, यानी कि अभी भी फाइनली थोड़ा बहुत तो ये बचा ही होगा ना, क्योंकि वो तो पार्शियल रिएक्शन थी। इसके साथ पड़ा हुआ ना ये भी, क्योंकि वो मैंने कहा था ना थोड़ी सी होती है ऑर्थो मेटाबोरेट वाली, ये रिएक्शन ओवरऑल बैलेंस करोगे तो आ जाएगी, देखो काट पीट के, नोट करो इसको। अगला देखो, अब जो बोरेक्स बीड टेस्ट है उसके जो कलर हैं वो देखो कैसे होते हैं। पहली बात तो ध्यान रखना ये कि इसमें ना ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में भी दो हिस्से माने जाएंगे, एक हॉट ऑक्सीडाइजिंग, एक कोल्ड ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग में भी एक हॉट और एक कोल्ड, जिसके अंदर से हम अगर कोबाल्ट की बात करें और क्रोमियम की बात करें तो कोबाल्ट हमेशा ब्लू 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 दिखेगा,